आप सभी को नमस्कार। पॉलिटिकल अलायंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंध तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो बीए छठवें सेमेस्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं आज के इस सेट का प्रश्नों को। दिया है, शांति के लिए एकता का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अपनाया गया था। देखिए, शांति के लिए जो एकता का प्रस्ताव है इस संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? कोरिया संकट के समय, वियतनाम संकट के समय, स्वेज संकट के समय या फिर क्यूबा संकट के समय। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कोरिया संकट के समय। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया है, संयुक्त राष्ट्र का नवीनतम सदस्य कौन है? संयुक्त राष्ट्र का नवीनतम सदस्य कौन है? तो दिया है, ये है सोमालिया, दक्षिणी सूडान, कोंगो या कोसोवो। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दक्षिणी सूडान। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, दिया कि आसियान प्लस 3 क्या है? आसियान प्लस 3 क्या है? भारत, अमेरिका और जापान, फिर अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया या चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया। देखिए, आसियान प्लस 3 जिसमें 10 सदस्यीय आसियान के अलावा चीन, जापान, दक्षिण कोरिया शामिल है, जिसमें मुक्त व्यापार समझौते पर जोर देना शुरू किया गया। नेक्स्ट दिया है कि कौन से दिन को हर साल संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए है 13 अगस्त, बी है 27 सितंबर, 20 फरवरी, 24 अक्टूबर और 4 जून। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 24 अक्टूबर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, 24 अक्टूबर को हर साल संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। कब? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। भारत भी इस संघ का सदस्य है। इसमें कुल सदस्यों की संख्या जो है 193 है। कितना है? 193 सदस्यों की संख्या है किसमें? यूएन में, संयुक्त राष्ट्र में। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है, दिया कि भारत, छोटा कर ले रहे हैं, भारत ने अप्रसार संधि एनपीटी पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया है? यह है, देखिए कथन है 4, क्योंकि एनपीटी पक्षपातपूर्ण व्यवस्था है। एनपीटी क्या है? पक्षपातपूर्ण व्यवस्था है। बिल्कुल सही है। देखिए, क्योंकि पाकिस्तान एनपीटी पर हस्ताक्षर करता है, बिल्कुल नहीं, इससे कोई मतलब नहीं हमको। क्योंकि भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है, इससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि भारत परमाणु मुक्त विश्व नहीं चाहता, ये भी नहीं है। देखिए, ऑप्शन जो ए ऑप्शन का कथन जो ए है यही सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने परमाणु अप्रसार संधि, जिसे एनपीटी कहा जाता है, इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इसके पीछे भारत का तर्क यह है कि एनपीटी पक्षपातपूर्ण व्यवस्था है। परमाणु अप्रसार संधि का प्रमुख उद्देश्य विश्व भर में परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के साथ साथ परमाणु परीक्षण पर अंकुश लगाना है। भारत का तर्क यह है कि इससे कुछ प्रावधान परमाणु संपन्न देशों पर ही लागू होते हैं, जो भेदभावपूर्ण व्यवस्था है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है, दिया है कि किस बहुपक्षीय संस्था ने वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि की मध्यस्थता की थी? ए है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, विश्व बैंक या फिर आर्थिक और सामाजिक परिषद। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विश्व बैंक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, 1960 में भारत एवं पाकिस्तान के बीच सिंधु जल विवाद की मध्यस्थता विश्व बैंक ने की थी। इस संधि पर रावलपिंडी में
19 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट है अगला प्रश्न दिया कि किस दिया है किस विचारक, देखिए यहाँ पे विचारक है, किस विचारक के अनुसार वैश्वीकरण से पृथ्वी का रूपांतरण एक वैश्विक गांव के रूप में हो गया है? मार्शल मैकलुहान, थॉमस पोगे, आर्टूरो एस्कोबार और आशीष नंदी और नाओमी क्लेन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मार्शल मैकलुहान। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मार्शल मैकलुहान के अनुसार वैश्वीकरण से पृथ्वी का रूपांतरण एवं वैश्विक गांव के रूप में हो गया है। मार्शल मैकलुहान एक कनाडाई प्रोफेसर, दार्शनिक और बौद्धिक थे। उनका काम मीडिया अध्ययन के मुख्य स्तंभों में से एक के रूप में देखा जाता है। साथ ही साथ विज्ञापन और टेलीविज़न उद्योग में व्यवहारिक तरीके से उपयोग में भी आता है। इन्हें ग्लोबल विलेज यानी कि वैश्विक गांव के जनक के रूप में जाना जाता है। इनको ग्लोबल विलेज वैश्विक गांव के जनक के रूप में जाना जाता है। किनको? मार्शल मैकलुहान को वैश्विक गांव के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न दिया है 123 सैन्य परमाणु समझौते पर किन दो देशों के बीच हस्ताक्षर किया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका और पाकिस्तान, यूनाइटेड किंगडम और भारत, फिर है चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर है भारत और चीन, और ई है लास्ट ऑप्शन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। तो इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 123 असैन्य परमाणु समझौता संयुक्त राज्य अमेरिका एवं भारत के बीच हस्ताक्षरित हुआ। यह समझौता अमेरिका के परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1954 की धारा 123 के तहत किया गया। इसलिए इसका नाम 123 समझौता पड़ गया। इस समझौते पर 1 अगस्त 2007 को सहमति बनी। एंटोनियो गुतरस जो 1995 से लेकर के 2000 तक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रहे। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव थे, उस समय हुआ करते थे। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिया किस बहुपक्षीय संस्था ने साफ्टा बनाने का निर्णय लिया? सार्क है, ईयू का मतलब होता है यूरोपीय यूनियन, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र और आसियान। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सार्क। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए साफ्टा बनाने का निर्णय सार्क ने लिया है। साफ्टा जो है उसको साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, सार्क का एक क्षेत्रीय संगठन है जिसका प्रमुख उद्देश्य दक्षिण एशियाई देशों के मध्य मुक्त व्यापार क्षेत्र को कायम करना है। साफ्टा जो है 1 जनवरी 2006 से प्रभावी हुआ। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा इसके हिसाब से। अगला प्रश्न है दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ध्यान रहे ये आप लोग सबसे विशेष तौर पर ध्यान दें, नहीं इस शब्द को विशेष तौर पर ध्यान दिया जाता है। कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए यहाँ पे है कि आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि 1965, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। फिर परमाणु और प्रसार संधि 1968, ये बिल्कुल सही है। व्यापक परीक्षण प्रतिबंध से जिसे CTBT बोला जाता है 1996, ये भी सही है। भारत का पोखरण परमाणु परीक्षण 1998, ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे कह रहा कि युग में सम्मिलित नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये गलत है। अगला प्रश्न दिया है किस सम्मेलन द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर को 26 जनवरी 1945 में अपनाया गया? दिया है लंदन सम्मेलन, टोक्यो सम्मेलन, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन और डम्बर्टन ओक्स सम्मेलन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न दिया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। देखिए जो संयुक्त राष्ट्र है इसके जो महासभा है इसके अध्यक्ष जो हैं उनका कार्यकाल होता है कितना वर्ष?
6 महीना, 12 महीना, 60 महीना और 24 महीना। देखिए 1 वर्ष होता है, तो 1 वर्ष का मतलब होता है 12 महीना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना है? 12 महीना है। वर्तमान में इस पद पर टर्की के वोल्कन बोंजाविडासिन है, ये भी हो चुका है, ये अब हट चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के जो अध्याय 4 है, इसमें अनुच्छेद 10 से लेकर के 17 तक महासभा के कार्यों, संरचना या मत प्रक्रिया की चर्चा की जाती है इसमें। अगला है ब्रेटन वुड्स समझौता द्वारा निम्नलिखित में से किस एजेंसी की स्थापना की गई? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कोष, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, सतत विकास का आयोग और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा। तो सही हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ब्रेटन वुड्स समझौता 1944 से 1 जुलाई और 22 जुलाई को संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर शहर में आयोजित हुआ, जिसके 44 देशों के 730 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसके द्वारा बनाई वर्ल्ड बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना की गई। अगला है दिया निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी गरीबी कम करने और दुनिया भर में जीवन स्तर के सुधार पर केंद्रित है? तो यह है विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो इसका सही हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व के गरीबी कम करने व जीवन स्तर सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। इसकी स्थापना सन 1945 में हुई। कब हुई इसकी स्थापना? 1945 में। मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी यूएसए में है, तथा सदस्य राष्ट्रों की संख्या जो है 189 है। दिया मार्शल योजना का प्रारंभिक उद्देश्य था, प्राथमिक है, मार्शल योजना का प्राथमिक उद्देश्य था सोवियत नियंत्रण के तहत युद्धग्रस्त देशों में पुनर्निर्माण में बाधा डालना। फिर है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन बनाना, सोवियत संघ के बढ़ते वर्चस्व को रोकना, और लास्ट है द्वितीय विश्व युद्ध की बर्बादी से यूरोप का पुनर्निर्माण करना। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, द्वितीय विश्व युद्ध की बर्बादी से यूरोप का पुनर्निर्माण करना। इसको मार्शल योजना का प्राथमिक उद्देश्य था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन के कार्यकाल के दौरान मार्शल विदेश सचिव ने जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध की बर्बादी से यूरोप का पुनर्निर्माण करना था। इस योजना को मार्शल प्लान ये 1947 में या फिर डॉलर कूटनीति के रूप में जाना जाता है। 1947 या डॉलर कूटनीति के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि मार्शल योजना का प्राथमिक उद्देश्य था, देखिए रिपीट हो गया। निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सोवियत संघ के रोकथाम की अमेरिकी नीति से संबंधित था? मुनरो सिद्धांत, ट्रूमैन सिद्धांत, एस्ट्राडा सिद्धांत और क्लिंटन सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्रूमैन सिद्धांत। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ट्रूमैन सिद्धांत सोवियत संघ के रोकथाम की अमेरिकी नीति थी। यह मुख्यतः पूर्वी यूरोपीय देशों के लिए थी जो साम्यवाद अपनाने के अनिच्छुक राष्ट्र थे। अगला है बुराई की ध्रुवी मुहावरे का प्रयोग निम्न में से किन देशों के समूह के लिए किया जाता है? इराक, ईरान, पाकिस्तान, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और उत्तर कोरिया, ईरान, इराक और इजराइल। इसका सही हो जाएगा ईरान, इराक और उत्तर कोरिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसको बुराई की धुरी के मुहावरे के रूप में जाना जाता है। अगला है दिया सितंबर 1996 में कितने राष्ट्रों ने व्यापक परमाणु निषेध संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसे CTBT बोला जाता है। CTBT
तो ये हो जाएगा 69, 70, 71 और 85। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 71 राष्ट्रों ने व्यापक परमाणु निषेध संधि पर हस्ताक्षर किए थे। देखिए सितंबर 1996 को लागू व्यापक परमाणु निषेध संधि जिसे CTBT बुलाता है, इस पर 71 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए। भारत व पाकिस्तान सहित कई विकासशील राष्ट्रों ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। भारत ने संधि पर आपत्ति दर्ज की तथा कहा कि यह संधि विकासशील देशों के लिए विरोधी है, क्योंकि विकसित देशों ने कंप्यूटर सिमुलेशन तकनीकी का विकसित कर लिया है। भारत की दूसरी आपत्ति इसके बाध्यकारी स्वरूप यानी कि एंट्री इनटू फोर्स क्लॉज को लेकर है। भारत इसे राज्यों की संप्रभुता के विरुद्ध माना है तथा भारत का आरोप है कि इस संधि द्वारा विकासशील देशों को परमाणु तकनीकी से भी वंचित करने का प्रयास किया गया है। अतः भारत ने जो हस्ताक्षर नहीं किए हैं, मात्र उसमें 71 देश हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, दिया कि सामरिक हथियार परिसीमन संधि प्रथम एवं द्वितीय पर हस्ताक्षर हुए थे 1972 और 1979, 1970 और 1971, 1975 और 1978 और लास्ट है 1968 और 1970। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 1972 और 1979। देखिए सामरिक हथियार परिसीमन संधि जिसे वो स्ट्रेटजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी साल्ट फर्स्ट तथा साल्ट सेकंड क्रमशः वर्ष 1972 1979 में हस्ताक्षरित हुए। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य संपन्न संधि थी जिसके द्वारा सामरिक हथियारों को सीमित किया जाना था। साल्ट सेकंड जो है वो व्यवहार में कभी लागू ही नहीं हुआ। दिया कि गेट अस्तित्व में आया 1 जनवरी 1950, 1 जनवरी 1949, फिर 1 जनवरी 1948 और 1 जनवरी 1947। तो उसका उत्तर हो जाएगा 1 जनवरी 1948। देखिए गैट यानी कि GATT, गैट यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, विभिन्न राष्ट्रों के मध्य टैरिफ व व्यापार बाधाओं को कम करने, मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित संस्था थी। यह 30 अक्टूबर 1947 को 23 राष्ट्रों द्वारा हस्ताक्षरित हुआ तथा 1 जनवरी 1948 से अस्तित्व में आया, परंतु बाद में बदलती वैश्विक परिस्थिति तथा विकासशील देशों द्वारा इस पर लगाए गए विभेदकरण के आरोप से उरुग्वे दौर की वार्ताओं के फलस्वरूप इसका स्थान WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने ले लिया, जो 1 जनवरी 1995 को अस्तित्व में आया। यह उरुग्वे दौर की वार्ताओं के फलस्वरूप मराकेश समझौते यानी कि 123 देशों द्वारा इसका प्रतिफल है। वर्तमान में यह विश्व व्यापार 15 अप्रैल 1994 को नियंत्रित और निर्देशित करने वाला शीर्ष संस्थान है। ऑप्शन 1 जनवरी 1948 सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि बांग्लादेश मुक्ति युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 65, 1975, 1980, 1948। देखिए 1971 में ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा 1971 में। देखिए 1971 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध लड़ा गया। इस रक्त रंजित युद्ध के माध्यम से बांग्लादेश ने पाकिस्तान से स्वाधीनता प्राप्त की। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश बना तथा भारत की पाकिस्तान पर ऐतिहासिक जीत को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिए। अगला है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ जिसे सार्क बोला जाता है किस वर्ष आयोजित हुआ? 1990, 1985, 1980, 1988, 1995 और 1985। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ई 1985। सार्क SAARC की स्थापना 1985 में हुआ था। वर्तमान समय में इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? 8 है। जो कैसे है? जैसे भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश एवं मालदीव। नेक्स्ट दिया है यह कथन किसका है कि किसी सिद्धांत पर विचार
किसी ऐसे पूर्व चिंतित दुर्बोध सिद्धांत अथवा अवधारणा के आधार पर नहीं करना चाहिए जिसका वास्तविकता से कोई संबंध न हो। इसका उद्देश्य किसी सामूहिक दृष्टि या घटना में व्यवस्था कायम करना तथा उसे अर्थ प्रदान करना है। किनका कथन है? द केनेथ वाल्ट्ज, E.H. कार, स्टीफेन क्रर्सल और H.J. मॉर्गेनथाउ। इसका उत्तर हो जाएगा H.J. मॉर्गेनथाउ, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी दृष्टिकोण के प्रबल समर्थक अमेरिकी विद्वान हैंस जे मॉर्गेनथाउ का कथन है कि किसी सिद्धांत या विचार किसी ऐसे पूर्व चिंतित दुर्बोध सिद्धांत अथवा अवधारणा के आधार पर नहीं करना चाहिए जिसका वास्तविकता से कोई संबंध न हो। इसका उद्देश्य किसी सामूहिक दृष्टि घटना में व्यवस्था कायम तथा तो उसे अर्थ प्रदान करना होता है। तो H.J. मॉर्गेनथाउ यानी कि हैंस जे मॉर्गेनथाउ इसका नाम पूरा है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीश होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीश होते कितने? 11 जज, 17 जज, 21 जज और 15 जज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 न्यायाधीश, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनकी नियुक्ति जो होती है वो 15 वर्ष के लिए 9 वर्ष के लिए होती है। और मुख्यालय इसका देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग में है। कहाँ है? नीदरलैंड। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अरब स्प्रिंग 2011 के पश्चात राजनीतिक हिंसा का साक्षी नहीं था? मिस्र, सऊदी अरब, ट्यूनीसिया और लीबिया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी कि सऊदी अरब। इसके पर जो अरब स्प्रिंग जो 2011 के पश्चात जो राजनीतिक हिंसा था उसका साक्षी नहीं रहा। बाकी मिस्र, ट्यूनीसिया और लीबिया ये सब रहे हैं। सऊदी अरब, अरब स्प्रिंग 2011 के पश्चात राजनीतिक हिंसा का साक्षी नहीं था। देखिए, इसी के फलस्वरूप अब वहाँ भी व्यापक सुधार देखने को मिल रहा है, महिलाओं के अधिकार में भी वृद्धि हुई है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने सर्वप्रथम महाशक्ति यानी कि सुपर पावर शब्द का प्रयोग किया? H.J. मॉर्गेनथाउ, रॉबर्ट कॉक्स, E.H. कार और विलियम फॉक्स। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विलियम फॉक्स, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिकी चिंतक है ये विलियम फॉक्स। इन्होंने सर्वप्रथम महाशक्ति शब्द का प्रयोग किया था, सुपर पावर शब्द का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम फॉक्स। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि दिया, सद्दाम हुसैन के शासनकाल के दौरान परमाणु हथियारों का पता लगाने के लिए इराक के स्थानों की जांच करने के लिए बनाई गई संयुक्त राष्ट्र समिति का सभापति कौन था? M.J. मिलर, हैंस ब्लिक्स और M. बुआजिज और मोहम्मद महावीर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैंस ब्लैक्स, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सद्दाम हुसैन यानी कि इराक के पूर्व तानाशाह था। इसके शासनकाल के दौरान परमाणु हथियारों का पता लगाने के लिए इराक के स्थानों की जांच करने के लिए बनाई गई संयुक्त राष्ट्र समिति का सभापति हैंस क्लिक्स को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट दिया है, जनवरी 2002 में निम्नलिखित में से किन देशों को अमेरिकन राष्ट्रपति द्वारा दुष्टता की धुरी के रूप में वर्णित किया है? देखिए, इसके पहले भी ये प्रश्न आया था बदल करके। देखिए, ये है सीरिया, इराक और ईरान और इराक। फिर उत्तर कोरिया, अफगानिस्तान और सीरिया, बिल्कुल नहीं हो जाएगा, है ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। देखिए, ईरान, लीबिया है नहीं, ये भी नहीं होगा। देखिए, उत्तर कोरिया है, ईरान है और इराक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनवरी 2002 में उत्तरी कोरिया, ईरान और इराक को अमेरिकन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर द्वारा दुष्टता की धुरी के रूप में कहा गया। उन्होंने ऐसा बोला था। अगला प्रश्न है, दिया है कि विचारधाराओं के मार्गेनथाउ वर्गीकरण में क्या सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर कह रहा है कि क्या सम्मिलित नहीं है उनके वर्गीकरण में। दिया है, यथार्थपूर्ण स्थिति की विचारधारा, साम्राज्यवाद की विचारधारा, अस्पष्ट विचारधारा और आधिपत्य का विचारधारा। इसका उत्तर हो जाएगा
आधिपत्य का विचारधारा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विचारधाराओं के मॉर्गेनथाउ वर्गीकरण के अस्तित्व आधिपत्य की विचारधारा नहीं सम्मिलित है। पॉलिटिक्स एमंग नेशन 1948, ये मॉर्गेनथाउ की प्रसिद्ध पुस्तक है। पॉलिटिक्स एमंग नेशन 1948 में इसका रचना की गई थी। अगला प्रश्न दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक 5 वैश्विक सर्वसामान्यों का हिस्सा नहीं है? प्रचंड सागर, हाई सीज जिसको बोला था, जलवायु व्यवस्था, गहन सागर तल और उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र 5 वैश्विक सर्वसामान्यों का हिस्सा नहीं है। 5 वैश्विक सर्वसामान्य क्या है? महासागर एवं सागर, साइबर स्पेस और जलवायु व्यवस्था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अध्याय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित है? देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अध्याय है वो कौन सा अध्याय जो विवादों का शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित है? तो देखिए अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4 और अध्याय 1। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा चौथा अध्याय, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है दिया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संतुलन या स्थिरता के निश्चित तत्व के रूप में शक्ति संतुलन के वर्णन किसने किया? क्विंसी राइट, जॉर्ज श्वार्ज़ेनबर्गर, एमजे स्पाइकमैन और लॉर्ड कॉक्सलेरो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉर्ज श्वार्ज़ेनबर्गर। देखिए जॉर्ज श्वार्ज़ेनबर्गर ने अपनी पुस्तक द पावर पॉलिटिक्स ए स्टडी ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी, इसमें उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की स्थिरता के लिए शक्ति संतुलन को आवश्यक तत्व के रूप में उल्लेख किया है। विश्व व्यवस्था में किसी शक्तिशाली देश की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए कम शक्तिशाली देशों द्वारा इस नीति को अपनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इन्हीं का एक कथन है। अगला प्रश्न दिया है कि सत्ता के लगभग बराबर वितरण के रूप में शक्ति का संतुलन शब्द का उपयोग किसने किया? अर्नेस्ट बी हेंस, मॉर्गेनथाउ, पामर एवं पार्किंस और आर्गेन्स्की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मॉर्गेनथाउ, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति सिद्धांत और यथार्थवादी सिद्धांत के प्रमुख समर्थकों में एच.जे. मॉर्गेनथाउ शामिल हैं। इन्होंने शक्ति संतुलन शब्द का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में सत्ता के समान वितरण के रूप में किया है। पॉलिटिक्स एमंग नेशन जो है 1948 इसकी प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है दिया है कि किसने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना को 3 तत्वों संगठनात्मक सिद्धांत, इकाइयों का विभिन्नीकरण एवं क्षमता का वितरण में बांटता है? मियर शिमर, वाल्ट्स और स्टीफन वाल्ट्स और डेविड हेल्ड। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाल्ट्स, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कैनेथ एन वाल्ट्स घरेलू राजनीतिक संरचना को परिभाषित करते हुए पहले संगठन या व्यवस्था के सिद्धांत का उल्लेख करते हैं। दूसरे इकाइयों का विभिन्नीकरण और उनके विभिन्न कार्य और तीसरे सभी इकाइयों में क्षमता का वितरण। इसी घरेलू व्यवस्था की संरचना को वाल्ट्स ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी लागू करते हैं, क्योंकि घरेलू राजनीतिक व्यवस्था के नियम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तरह ही होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया कि समत्व से असमत्व में निरंतर परिवर्तन होने वाला निम्न में से क्या है? शक्ति संतुलन, राष्ट्रीय हित, गुटनिरपेक्ष आंदोलन या शीत युद्ध। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, शक्ति संतुलन। देखिए शक्ति संतुलन एक गतिशील अवधारणा है जो कि आंतरिक और बाह्य कारकों की वजह से निरंतर परिवर्तनशील है। यह परिवर्तन शक्ति की साम्यावस्था और वैषम्यावस्था दोनों रूपों में स्पष्ट होता है। विश्व व्यवस्था में जब कोई राज्य अधिक शक्ति ग्रहण कर लेता है तो उसके विरोधी राज्य शक्ति में संतुलन लाने के लिए क्या होते हैं, वो क्रियाशील हो जाते हैं। तो इसका
शक्ति का संतुलन ही सही होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, दिया है कि शक्ति संतुलन व्यवस्था के संतुलन का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला साधन क्या है? युद्ध, शांति, सहबंध और तटस्थीकरण। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सहबंध, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, शक्ति संतुलन की अवधारणा लगभग 15वीं शताब्दी से अंतर्राष्ट्रीय स्तर में प्रचलित है। साधारण शब्दों में अगर कहा जाए तो शक्ति संतुलन का अर्थ है कि जब एक राज्य या राज्यों का समूह दूसरे राज्य या राज्यों के समूह के सापेक्ष अपनी शक्ति इतनी बढ़ा ले कि वह उसके समकक्ष हो जाए। शक्ति संतुलन व्यवस्था के संतुलन का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला साधन क्या है? सहबंध। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि सामूहिक सुरक्षा निम्न में से किससे अधिक व्यवस्थित है? शक्ति संतुलन, राष्ट्रवाद, अंतर्राष्ट्रीय कानून और निशस्त्रीकरण। तो इसका ऑप्शन ए यानी कि शक्ति संतुलन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, सामूहिक सुरक्षा से आशय ऐसी क्षेत्रीय या वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था से है जिसका प्रत्येक घटक राज्य यह स्वीकार करता है कि किसी एक राज्य की सुरक्षा सभी की चिंता का विषय है। सामूहिक सुरक्षा में शक्ति संतुलन अधिक व्यवस्थित है। सामूहिक सुरक्षा शांति को एक अखंडनीय व अविच्छिन्न मानता है और इसे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मान्यता भी प्राप्त है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, शक्ति संतुलन। अगला प्रश्न है, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा अंग है? सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या फिर महासभा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सामान्य सभा, इसको महासभा भी बोला जाता था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ हुई। इसका सबसे बड़ा अंग क्या है? सामान्य सभा है। वर्तमान में इसकी संख्या कितना है? तो 193 है, बताया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता का तात्पर्य सामान्य सभा की सदस्यता से है। अन्य संस्थाओं के सदस्यों की नियुक्ति सामान्य सभा द्वारा की जाती है, इसलिए महासभा को सार्वभौम सदस्यता वाली सभा कहा जाता है। अगला है, आसियान कब गठित हुआ? इसको आसियान बोला जाएगा। 1964 में, 1965 में या फिर 1966 में या 1967 में। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा 1968 में या 67 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आसियान दल दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह है जो आपस में आर्थिक विकास, समृद्धि को बढ़ावा देने और क्षेत्र में शांति और स्थिरता को कायम करने के लिए भी कार्य करता है। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 ईस्वी को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुई थी। उस समय आसियान में सदस्यों की संख्या कितनी थी? टोटल 5 ही सदस्य थे, परंतु वर्तमान में इसकी सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है? टोटल 10 हो गई है। नेक्स्ट है, दिया अगला प्रश्न कि किस वर्ष रूस ने यह घोषणा की कि अब वो नाटो देशों में हथियारों को लक्षित नहीं करेगा? 1997, 1998, 99 और 2000। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1997, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन जिसे नाटो बोला जाता है, नाटो का मतलब होता है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, एक सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। संगठन ने सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था बनाई है। सन 1997 ईस्वी में रूस ने घोषणा की कि अब वह नाटो के देशों में हथियारों को लक्षित नहीं करेगा और यह भी घोषणा की कि वह किसी भी बीच दखलंदाजी नहीं करेगा। लेकिन अभी वर्तमान में तो युद्ध चल ही रहा था। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया है, यदि कोई हथियार नहीं होंगे तो कोई युद्ध नहीं होगा। यह धारणा किस पर आधारित है? सुरक्षा पे, शक्ति का संतुलन,
राष्ट्रवाद या निशस्त्रीकरण। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा निशस्त्रीकरण। जब हथियार ही नहीं रहेगा, सारे हथियारों की कटौती कर देगा तो उसे निशस्त्रीकरण बोला जाता है। देखिए, निशस्त्रीकरण का अर्थ है कि विनाशकारी हथियारों, अस्त्रों, शस्त्रों के उत्पादन पर रोक लगाना, उपलब्ध विनाशकारी हथियारों को क्या करना, नष्ट कर देना। और निशस्त्रीकरण इस धारणा पर आधारित है कि मनुष्य लड़ते हैं क्योंकि उनके पास हथियार हैं। यदि हथियारों को समाप्त कर दिया जाए तो युद्ध स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो निशस्त्रीकरण का मतलब होता है हथियारों की कटौती कर देना या फिर नष्ट कर देना। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया है कि संयुक्त राष्ट्र के तहत सामूहिक सुरक्षा का प्रथम उपयोग या प्रयोग किस वर्ष में किया गया? 1997, 1947, 48, 49 या 50। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1950। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सामूहिक सुरक्षा से आशा ऐसे क्षेत्रीय या वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था से है जिसका प्रत्येक घटक राज्य यह स्वीकार करता है कि किसी एक राज्य की सुरक्षा सभी की चिंता का विषय है। यह मैत्री सुरक्षा की प्रणाली से अधिक महत्वाकांक्षी प्रणाली है। सामूहिक सुरक्षा का प्रथम प्रयोग 1950 में कोरिया के युद्ध के में हुआ था। अगला प्रश्न है, दिया है कि द कोल्ड वार यानी कि शीत युद्ध, कोल्ड वार को क्या बोला जाता है? शीत युद्ध। रिट्रोस्पेक्ट एंड प्रॉस्पेक्ट के लेखक कौन हैं? पॉल सिवरी, फ्रेडरिक एल सुमैन और फ्लोरेंस इलियट और ख्रुश्चेव। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रेडरिक एल सुमैन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस यानी कि यूएसएसआर, उसका पूरा नाम है, के बीच उत्पन्न तनाव की स्थिति को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। कुछ इतिहासकारों द्वारा इसे शस्त्र सज्जित शांति का नाम भी दिया जाता है। द कोल्ड वार रिट्रोस्पेक्ट एवं प्रॉस्पेक्ट के लेखक फ्रेडरिक एल सुमैन हैं। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र शब्द को किसने बनाया? संयुक्त राष्ट्र शब्द को किसने बनाया? रूजवेल्ट, नेहरू, चर्चिल या फिर स्टालिन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा रूजवेल्ट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा संयुक्त राष्ट्र शब्द निर्मित किया गया था। इस नाम का उपयोग सर्वप्रथम 1 जनवरी 1942 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था, जब धुरी शक्तियों के विरुद्ध 26 देशों के प्रतिनिधियों ने युद्ध जारी रखने का निर्णय लिया। उल्लेखनीय है कि 24 अक्टूबर 1950 को संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ था। भी सही है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र ये रिजल्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, दिया कि किस वर्ष को सार्क में गरीबी उन्मूलन वर्ष, सार्क में क्या है? गरीबी उन्मूलन वर्ष के रूप में प्रारूपित किया गया? 1995, 96, 97 या फिर 1998। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी दक्षेस यानी कि सार्क के निर्माण का आरंभिक प्रस्ताव बांग्लादेश के राष्ट्रपति जियाउर रहमान की ओर से दिया गया। इसकी स्थापना 1985 में हुई। दक्षेस यानी कि दक्षिण क्षेत्रीय सहयोग संगठन का 8वां जो सम्मेलन हुआ था 1995 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, जिसका थीम था सार्क में गरीबी उन्मूलन वर्ष। इसके अतिरिक्त सार्क के अन्य घोषित महत्वपूर्ण वर्ष है सार्क आश्रय जो 1991 में हुआ था, सार्क पर्यावरण वर्ष जो 1992 में हुआ था, और सार्क विकलांग वर्ष जो 1993 में हुआ था। इस सबका नाम अलग अलग होता है। 1995 में क्या नाम था? सार्क में गरीबी उन्मूलन वर्ष। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, दिया कि वैश्वीकरण निम्नलिखित में से कहाँ के देशों को लाभ पहुँचाया? यूरोप और अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और लैटिनी अमेरिका। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यूरोप और अमेरिका। वालरस्टीन के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में लाभ का स्थानांतरण अर्थ परिधि और परिधि देशों के से स्कोर कोर देशों की ओर से होता है। कोर में अधिकांश देश यूरोप और अमेरिका से संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न है, दिया है कि वैश्वीकरण ने निम्नलिखित में से किस की मांग को बढ़ाया है? अहस्तक्षेपवादी राज्य,
कल्याणकारी राज्य, सर्वाधिकारवादी राज्य या फिर समाजवादी राज्य। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अहस्तक्षेपवादी राज्य। देखिए ओहेम के अनुसार भूमंडलीकरण एक सीमा विहीन विश्व की कल्पना है जिसमें भौगोलिक बाधाएं अप्रासंगिक हो जाती है तथा लोगों के मध्य देशकाल की भिन्नता समाप्त हो जाती है। वैश्वीकरण ने अहस्तक्षेपवादी की मांग को बढ़ाया है। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित स्वतंत्रताओं में से किसका उल्लेख रूजवेल्ट ने नहीं किया था? वाक स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, भय से स्वतंत्रता या शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता। तो इसका उत्तर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने बोलने की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता और भय से मुक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, परंतु यह शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ शब्द का पहली बार प्रयोग कौन किया था? तो रूजवेल्ट ने किया था। अगला है, ये इस सेट का आखिरी प्रश्न है, दिया कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसी बना? देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इसको बोला जाता है ILO। इसका निर्माण कब किया गया? 1919 में बताया जाएगा अभी। देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ का की विशिष्ट एजेंसी बनी? देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ तो 1945 में आया, ये कब बना? 1919 में बना, यानी कि विश्व का बहुत पहले सबसे पहला संगठन है। उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं बना था, जब जिसमें पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था और वर्साई की संधि हुई थी, राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया था। उसी समय 1919 में ही अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का भी निर्माण किया गया। तो जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि यह संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसी कब बना, और संयुक्त राष्ट्र कब बना था? ये 1945 में बना था। और इसी की विशिष्ट एजेंसी यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसी कौन बना? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ये कब बना था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1946, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना मजदूरों व श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए की गई है। 1969 में इसे शांति के लिए एक नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी 1946 में बना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में हुआ था, जिसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। जिनेवा कहाँ? स्विट्जरलैंड में है। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, जो पॉलिटिकल 308 में काम आएगा। इसमें से अधिकांश प्रश्न 307 में पूछे जाएंगे, जो कल इसका एग्ज़ाम होगा, 5 तारीख को जो एग्ज़ाम होगा इसमें पूछे जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके मित्रों के पास शेयर करिएगा, क्लास में सारे लोगों को दे दीजिएगा, ताकि सबको लाभ मिलता रहे। ठीक है।